नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूकंप से, यानी कि भूकंप वैसे तो हम अपने दैनिक बातों में या फिर हम अगर ऐसे देखें तो अक्सर करके अगर आपने अपने जीवन में कभी ना कभी भूकंप की परिस्थिति को जरूर झेला होगा, है ना। लेकिन हम लोग चीजें देखते तो हैं, लेकिन भूगोल ये आपको बताता है कि आखिर कोई चीज हुई है तो कैसे हुई। तो आज ही हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप से हम लोग रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं आज हम लोग इस क्लास में, है ना, उसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अगर भूकंप के बारे में बताऊं तो भूकंप के लिए जो जिम्मेदार होती हैं वो भूकंपीय तरंगें होती हैं, यानी भूकंपीय तरंग हो। और आज भूकंपीय तरंगों से हमने आपको लास्ट कभी किसी क्लास में बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चला है ना। तो यह एक तरीके से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें यह एक जानकारी देता है। चलिए, तो अब हम लोग आज पूरी तरीके से, चूंकि भूकंप हमारे जीवन को, पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, तो अब ये जरूरी है कि हम एक बार भूकंप को जरूर पढ़ लें। सबसे पहले भूकंप से बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिससे सवाल हमारे बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पूरी तरीके से अगर हम सीधे सीधे भूकंप के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के भूकंप का अर्थ ही है धरती में कंपन। भूकंप का अर्थ है, भूकंप का अर्थ है क्या? धरती पर कंपन, धरती पर कंपन। और इसी कंपन से हमारा पूरा जनजीवन क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त होता है। भूकंप दोनों तरीके से आता है। भूकंप आने के प्राकृतिक कारण भी होते हैं, भूकंप आने के एक मानवीय कारण भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें आज की क्लास में सबसे पहले तो यही देखना है कि हमारे प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं भूकंप के। यहाँ भले फिगर दिया हुआ है, लेकिन हम आपको सबसे पहले जो है भूकंप के फिगर से चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को हम फोकस कहते हैं, यानी कि भूकंप मूल कहते हैं। इसी को हम हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, है ना, हाइपोसेंटर कहते हैं। तो जहां से भूकंप में अगर हम देखें तो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, जहां से भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न, तो ये आपकी क्या है? तो यही भूकंप मूल है, हाइपोसेंटर है। और यही सबसे पहले जहां पे ये पहुंचती है ना, यह भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम जहां सबसे महसूस की जाती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, उसे हम एपी सेंटर कहते हैं, है ना, एपी सेंटर कहते हैं, एपी सेंटर कहा जाता है ना, एपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, है ना, एपी सेंटर। हमेशा भूकंप मूल हाइपोसेंटर से एपी सेंटर, आप खुद देखो, उसके लंबवत होता है और ये सबसे भूकंप मूल के सबसे नजदीक होता है। कॉमन सेंस है कि यदि कोई चीज, आप ऐसे एक फिगर को यहाँ पर देखिए, है ना, ये फिगर को देखिए, सबसे पहले यदि यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इसका सबसे नजदीक होगा, जस्ट अपने ऊपर ही सबसे नजदीक होगा इसका, है ना, क्योंकि ये तो दूर होता चला जाएगा, ये दूर होता चला जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो अधिकेंद्र जो होता है वो सबसे भूकंप मूल में सबसे नजदीक होता है ना, सबसे नजदीक और एकदम लंबवत होता है, यही अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र जो होगा, यहीं से आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से ऊर्जा चारों ओर जाती, चारों ओर जाती है। तो सबसे पहले अधिकेंद्र क्या है? इसे इंग्लिश में अक्सर करके आप न्यूज चैनल पे या किसी में एपी सेंटर आप सुनते होंगे। एपी सेंटर के का मतलब क्या है कि जहां सबसे पहले, जहां सर्वप्रथम
भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे पहुंचती है ना, पहुंचती है, जहां भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम, जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं, यहाँ या जहां सबसे पहले सबसे पहले पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, ये क्या कहलाता है? तो इसी को हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। और जहां सबसे पहले, जहां से ये उत्पत्ति होती है भूकंप की, वही भूकंप मूल कहलाता है। भूकंपीय तरंगे अपने चारों ओर गमन करती है, ये नहीं कि बस यहां से यहां, नहीं, चारों ओर गमन करती है। और जैसे जैसे अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगों की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भूकंपीय तरंगों की, है ना, भूकंपीय तरंगों की अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर तरंगों का प्रभाव कम होता है, तरंगों का प्रभाव कम होता जाता है। अब ऐसे समझिए, होता जाता है। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव, भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव अधिकेंद्र पर देखा जाता है, प्रभाव अधिकेंद्र पर देखा जाता है। क्लियर है? अधिकेंद्र पर देखा जाता है। अब जैसे देखो, सपोज दैट नेपाल में क्या हुआ, भूकंप आया, और नेपाल में ही एपी सेंटर है। तो क्या नेपाल में एपी सेंटर है, नेपाल में भूकंप आया, तो क्या भूकंप का प्रभाव आपको लगता है कि श्रीलंका तक पहुंच पाएगा या अमेरिका तक पहुंच पाएगा? नहीं। भूकंपीय तरंगे जैसे जैसे दूर जाती हैं, उनका प्रभाव अगर हम देखें तो उनका प्रभाव कम होता जाता है। क्लियर है? अब इसी में हम लोग आगे बात करेंगे, है ना, इसी में हम लोग आगे बात करेंगे। यदि अगर हम अब जैसे देखें तो आप खुद यहां पर देख सकते हैं कि ये क्या है, तो यह आपका उद्गम केंद्र था। क्या था? यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ये आपका उद्गम केंद्र था, यानी कि ये फोकस था, जिसे हम हाइपो सेंटर कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हाइपो सेंटर है स्टूडेंट्स। यहां पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, हाइपो सेंटर है। ये भूकंप मूल है। अब देखो, ये सबसे पहले आप देखोगे तो ये अपना ऐसे गई और सबसे पहले यहां तुरंत टकरा गई, ये तरंग यहां जाके टकरा गई, और जहां सबसे पहले अपने 90 डिग्री पर टकराई है ना, 90 डिग्री पर, इसको हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। और सबसे जैसे ही सतह के पास ये सबसे पहले टकराएगी, और यही क्या कहलाता है? एपी सेंटर कहलाता है। तो यानी कि ये है, फोकस है, ऊर्जा मुक्त हुई, फिर धीरे धीरे ऐसे तरंगे गईं, और ये देखो सबसे पहले यहीं पर अनुभव किया गया। तो जहां पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, वही आपका अधिकेंद्र होता है। क्लियर है यहां पे? अब जैसे देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि भूकंप की 3 प्रमुख तरंगे होती हैं, 3 की प्रमुख तरंगे होती हैं, इसे हम तरंगे होती हैं। अब आप कहोगे मैम कौन कौन सी होती हैं? तो अब हम यहाँ पे ऐसे देखो, जैसे एक होती है क्या, एक होती है भूगर्भिक तरंगे, और एक होती है सतही तरंगे।
भूगर्भिक तरंगों में पी तरंग होती है और एस तरंग होती है, इसे हम, है ना, और सतही तरंगों में एल तरंग होती है। तो तीन हुई ना तरंग आपकी, एक पी तरंग, एक एस तरंग और एक एल तरंग। और जो पी एस है इसे हम भूगर्भिक तरंग के नाम से जानते हैं, और जो एल तरंग है इसे हम सतही तरंग के नाम से जानते हैं। ये आप देख लीजिएगा, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पी तरंग की खासियत क्या है? पी तरंग, पी का मतलब ही है, अगर इसे अंग्रेजी में देखें तो ये प्राइमरी है, हिंदी में देखें तो इसे हम प्राथमिक तरंग के नाम से जानते, प्राथमिक तरंग के नाम से जानते। प्राथमिक तरंग मतलब प्राइमरी, पहले। तो देखो, मान के चलिए कि ये आपकी क्या थी, भूकंप मूल था, फोकस था। सबसे पहले जो सतह पर पहुंचती है, सतह पर जो सबसे पहले महसूस की जाती है भूकंपीय तरंगों में, वही प्राथमिक तरंग कहलाती है, यानी प्राइमरी वेव कहलाती है। प्राइमरी का मतलब ये है कि वो इतना तेज होती है कि सबसे पहले वो कहाँ पहुंचती है, सबसे पहले वो सतह पर पहुंचती है, वो इतना तेज होती है। क्लियर है? सबसे पहले पहुंचती। और एक एक करके, तो अब देखिए, अगर हम इसको देखें तो जो पी तरंग है, अभी ये आप देखोगे तो इसमें क्या दिया है, तो पी तरंगों में आप देखोगे तो सबसे पहले सिस्मोग्राफ तक पहुंचती है, यानी कि सबसे पहले इसका अनुभव होता है। सबसे पहले पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इसका अनुभव किया जाएगा। इसकी खासियत है कि ये ठोस में भी चली जाती है ना, तरल में भी चली जाती है, तरल में चली जाती है, और ठोस, तरल और गैस में भी, तीनों में गमन करती है ना। ये कैसी होती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये भी अक्सर करके एग्जाम में पूछा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग। ये ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यम में गुजर सकती है। ये संपीड़न और प्रसार, यानी कि एक दूसरे को ऐसे ऐसे, संपीड़न ऐसे ऐसे जाती है ना, प्रसार यानी कि कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन के रूप में यह चलती है। और ये पी तरंग है जो सतह पे सबसे पहले, ये ठोस, तरल, गैस, और ये सबसे तेज चलने वाली है, इसलिए सतह पे सबसे महसूस ये की जाती है। तो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है। अब जैसे देखा जाए तो पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी एक जो डिसाइड किया गया है, वो इनके द्वारा ही डिसाइड किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तो कुल मिलाकर के ये समानांतर, देखो समानांतर चल रही, यहां तक क्लियर है। यह ध्वनि तरंगों के समान होती है, ये भी आप लिखिए। जिस तरह से ध्वनि तरंग होती है, तो ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये पी तरंगे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब एस तरंग, एस तरंग ये सेकेंडरी वेव है, ये पी तरंगों के बाद पहुंचती है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे पहुंचती है, यानी कि जो इनकी स्पीड है वो पी तरंगों के बाद, इसीलिए तो ये, इसको पी तरंगों के बाद अनुभव किया जाता है, पी तरंग के बाद अनुभव किया जाता है, ये पी तरंगों के बाद अनुभव किया जाता है, इसीलिए तो ये सेकेंडरी वेव है ना, सेकेंडरी वेव है। अब देखिए ये क्या है, तो इनमें ये केवल और केवल ठोस के माध्यम से, ये केवल ठोस में गुजरती है, ये तरल में नहीं गुजरती, ये केवल और केवल ठोस में गुजरती है, ये तरल में नहीं गुजरती। इसी कारण वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जो बाह्य कोर है वो द्रव्य अवस्था है, वो सब हम अभी आगे बात करेंगे। एस तरंग जो है ये कैसी तरंग है, तो ये प्रकाश तरंग की तरह है, यानी कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। और ये कैसी होती है? प्रकाशीय तरंग की तरह होती है, ये प्रकाश तरंग की तरह होती है, लाइट वेव की तरह। अगर आप देखोगे तो पी तरंगे यदि ध्वनि तरंग है तो ये कैसी है? ये प्रकाश तरंग जैसी है, अनुप्रस्थ तरंग,
ठीक है। और ये क्या है, तो ये पी तरंग के बाद इसको अनुभव किया जाता है। अभी हम एक साथ आपको एक डायग्राम बनाएंगे। एल तरंग देखा जाए तो इसे सतह पर चलने वाली ये क्षैतिज दिशा में होती है। जैसे कि आप ऐसे देखो, यदि हमने ये पूरा अर्थ पे इसके फिगर को बनाया, ये फोकस है ना। सबसे पहले आपकी पी तरंगे गई, पी तरंग गई, फिर उसके बाद आप देखोगे ये पी तरंग, फिर सतह पे कौन तरंग पहुंची, एस तरंग पहुंची, एस तरंग पहुंची। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपकी पी तरंगे गई, फिर एस तरंगे गई, और ये सब सम्मिलित होके ऊपर ऊपर क्या है, सतह पे एल तरंग चली। और यही एल तरंग सबसे विध्वंसकारी होती है, यानी कि यही पेड़ों को गिराएगी, घरों को गिराएगी, जिससे जान माल की हानि होती है। सबसे इंसान इसी से सबसे ज्यादा, है ना, इंसानों के लिए दिक्कत होती है। ये सबसे धीमी है लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक लव वेव होती है और एक आपकी रेले वेव होती है। भवन, पुल, अन्य संरचनाओं को सबसे अधिक नुकसान अगर पहुंचाती है तो ये लव वेव है। ये आप देखो ऐसे चलेगी, और आप देखो ये वाली वेव ऐसे। चलिए आगे देख लेते हैं। और सबसे विनाशकारी यही तरंग मानी जाती है। अब आपके सामने एक कॉन्सेप्ट और आता है, और वो क्या है उस पर भी हम लोग पहले तो बात करेंगे। जैसे कि आप स्टूडेंट्स एक जानते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये आपकी, ये क्या है, ये आंतरिक कोर है। क्या है, ये आंतरिक कोर है। क्या है, आंतरिक कोर है। और ये क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका बाह्य कोर है। ये क्या है, बाह्य कोर है। और बाह्य कोर हमने आपको पहले भी बोला ये तरल है, लेकिन जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम कैसे जान पाए कि भाई बाह्य कोर तरल है कि क्या है। चलो वो सब बात की बातें हैं। अब आइए देखिए, ये हमारी पूरी पृथ्वी का है। आइए अब जैसे देखिए, इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्या, तो यहां पे आइए एक सेकंड के, आइए अब जैसे देखो, ये मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ये आप देखो तो ये फोकस, ये फोकस, और यहां से आपकी क्या निकली, तो ये आपकी पी तरंग। पी तरंग, पी तरंग पहले तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम इस पर बात करेंगे। हमने आपसे पहले भी बोला था कि जो तरंगे होती हैं, जैसे हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे हमें घनत्व में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो जिस तरह से भूकंपीय तरंगे चलती हैं, जब हम गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, तो इनके स्पीड में भी बदलाव देखने को मिलता है। जितना ज्यादा घनत्व रहेगा पी तरंगों की स्पीड, आपको उतनी ज्यादा गति देखने को मिलेगी। तो अचानक से बाह्य कोर तरल अवस्था में है तो ये तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये कहां पे, 105 के आसपास। लेकिन दोबारा से आप देखोगे तो ये पुनः आपको पी तरंगे उद्गम, फिर पुनः, अब चूंकि इसका तो यही है कि ये तो ठोस तरल सभी से गमन करती है, तो अचानक से पहले जरूर डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन दोबारा से आपका कम से कम देखोगे तो 145 के आसपास ये वापस आ जाती है ना, ये वापस आ जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये वापस आ जाती है और फिर ये आपको दिखाई देगी। तो ऐसे में आपको पी तरंगे कहां तक दिखाई नहीं दी है, तो आप कहोगे कि मैम 105 से 145 है ना, यहां तक मुझे पी तरंगे दिखाई नहीं दी है। और जब पी तरंगे नहीं दिखाई देंगी तो ये पी का छाया क्षेत्र, शैडो क्षेत्र या शैडो एरिया कहलाता है ना। पी का छाया क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। अब देखिए, ये तो पी का छाया क्षेत्र है। अब हम आगे देखेंगे एस का छाया क्षेत्र।
अब हमने आपसे कहा कि जो एस तरंगे हैं स्टूडेंट, वो तो ना आपके किसी में मतलब ठोस के अलावा वो किसी में गमन नहीं करती हैं, ठोस के अलावा वो किसी में गमन नहीं करती हैं। तो इसका मतलब कि जब एस तरंगे चलेंगी ना तो वो 105 जैसे ही लिक्विड आएगा ये तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अब चूंकि बीच में बैरियर लिक्विड है तो वो कभी भी वापस पुनः नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में आप देखोगे तो ये इस तरीके से ही तो चलती हैं आपकी, है ना, ऐसे, है ना, यही तो है एपी, ये फोकस, और यहाँ पे जो सबसे पहले गया तो ये एपी सेंटर है। तो ये वापस कभी नहीं आती है। ठीक उसी तरह से आप देखोगे तो ये जो है पी तरंगे हैं इसी तरह तो गमन करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, ये तो पूरे उसमें सबसे पहले यहाँ पहुंचेगी। तो ये देखो, तो एस तरंगे वापस कभी नहीं आती हैं, इसीलिए 105 से 105 एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है। ये आप देख लो, इस तरीके से है। तो ये आप देख सकते हो, ये तरल है। अब इस फिगर को आप यहां पे देखो, तो यहां पे देखो 105 से 145 तक पी तरंग का प्रत्यक्ष अभाव होता है। 105 से 145 तक पी तरंग का प्रत्यक्ष, अचानक से लिक्विड आ जाता है तो डिफ्लेक्ट, हालांकि ये तरल से गमन करती है तो वापस 105 पे आ जाती है। लेकिन एस तरंगों का क्या हाल है? तो एस तरंग तो देखा जाए तो पूरा का पूरा 105 से 105 तक एस तरंगों का अभाव होता है। ये जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब सीधे लिखेंगे कि भूकंपीय तरंगों की सबसे पहले उत्पत्ति पी तरंग की होती है, फिर एस तरंग, और फिर एल तरंग, यानी सबसे पहले पी की, फिर एस की, और सबसे बाद में एल तरंग का क्या होता है? उद्गम होता है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, भूकंपीय तरंगों की गति, ये जरूर देख लीजिएगा, तरंगों की गति का सीधा संबंध पदार्थ के घनत्व से होता है। घनत्व अगर अधिक होगा इसकी गति तेज होगी, और अगर घनत्व कम होगा तो गति भी कम होगी। तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो जैसे जैसे आंतरिक परतों में घनत्व अधिक होने के कारण, इनकी गति में यानी भूकंप तरंगों की गति में भी वृद्धि होती है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये सब भी एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो। तो एक बार आप देखिए, फिर हम आपको एक बार एक इमेज दिखाएंगे, मतलब एक इमेज से हम लोग उस पर बात करेंगे। और एक ना जैसे राजस्थान पीसीएस में या देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम में है, उसमें पूछा जाता है। जैसे आप एक बॉक्स में लिख लीजिएगा आइए हम आपको एक बॉक्स में दिखाते हैं।
अगर हम ऐसे देखें तो भूकंप तरंग कितने हैं? अभी तो आपने मुख्य रूप से एनसीईआरटी के हिसाब से देखा कि पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भूकंप तरंग एक पी तरंग है ना। भूकंप तरंग क्या है? तो बच्चों एक पी है और एस है, फिर आपको पता है पीजी है, एसजी है। आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा। एक पी तरंग है, एक एस तरंग है, एक पीजी है और एक एसजी है और एक पी और आगे ये इस तरीके से मैं कैसे बनाऊं स्टूडेंट्स, लेकिन स्टार की तरह ऐसे है ना, और फिर ये है ना, ये पी एस पी जी एस जी और आपका क्या है पी एस है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये व्यवहार के आधार पर, ये इन्हीं व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, के आधार पर भूकंपीय तरंगों का, भूकंपीय नहीं, व्यवहार के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया। ये थोड़ा हाई लेवल पर है, संरचना का अध्ययन किया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना, किया गया है। अब इसी में आखिर में ये है क्या चीज भाई? ये आपने ये पीजीएसजी ये सब तो आपने पहली बार सुना होगा, और एक्चुअल में ये होता क्या है? तो सन 1909 में क्रोएशिया के कूपा में, है ना, सन 1909 में क्रोएशिया के कूपा में क्या आया? भूकंप आया। अब जब भूकंप आया है तो भूकंप का अध्ययन तो जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिक करेंगे ही करेंगे, है ना। तो कूपा घाटी लिखिएगा, कूपा घाटी में क्या आया? भूकंप आया। और भूकंप का क्या किया गया? तो निरीक्षण किया गया, है ना, निरीक्षण किया गया। तो भूकंप का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया तो क्या मिला हमें? किया गया तब पी और एस तरंग, ध्यान रखिएगा, पी और एस तरंग से मिलते जुलते तरंगों का पता चला, तरंगों का पता चला। यानी पी तरंगों और एस तरंगों से मिलते जुलते तरंगों का क्या चला था? पता चला था। जो व्यवहार में पी और एस तरंगों की तरह थी। जो व्यवहार में कैसी थी स्टूडेंट्स? तो पी तरंगों तो ऐसे पता से मिलती जुलती तरंगों, ऐसे लिखो, रुक जाइए, मिलती जुलती तरंगों पीजी और एसजी का पता चला, एसजी का पता चला। जो व्यवहार में पी और एस से मिलती जुलती थी, है ना, मिलती जुलती थी। व्यवहार जो होता है ना, इनके बिहेवियर लगभग मिलती जुलती थी, या इससे व्यवहार में एक तरीके से समान थी, लेकिन परंतु व्यवहार में समान थी, परंतु इनकी गति है ना, इनकी गति पी और एस से कम थी। इनकी गति जो थी ना, व्यवहार में ये समान जरूर थे, लेकिन इनकी जो गति थी वो पी और एस से क्या थी बच्चों? से कम थी, या अपेक्षाकृत कम थी। यह केवल ऊपरी परत से गमन कर रही थी, ये आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में
है ना, पूछा जा सकता है। फिर आगे चल के सन 1923 में टर्न में भूकंप आया, है ना, आगे चल के 1923 में टर्न में भूकंप आया। तो अब आगे देखो, तो जो एक पी है, ये पी तरंग सन 1923 में टर्न में भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया। तो वहां पे एक क्या था कि पी और पी, ध्यान रखिएगा, तो जब भूकंप आया तो पी और पीजी के मध्य, पी और पीजी के मध्य, इन दोनों के अगर हम देखें तो पी और पीजी के मध्य गति वाली तरंग का पता चला, गति वाली तरंग का पता चला। अब देखो, फिर पी का हो गया, फिर अब आगे देखो, अब था एस, इसका, अब इसका कब पता चलेगा? तो ये 1923 के बाद 1925 में, तो इसको 1925 में खोज हुई। और इसका क्या था? तो इनका भी वही सीन था कि एस और एस जी के मध्य गति वाले तरंग का पता चला, मध्य गति वाले तरंग का पता चला, मध्य गति। तो अब देखो, पूरी अगर हम गति देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, पी की सबसे अधिक गति होती थी, है ना। तो ऐसे में ये पूरी तरीके से आप देखोगे तो ये पूरा है। तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्या है, तो देखो, सबसे पहले आप यहां पर देखो, तो एक पी और एस के व्यवहार की तरह ही एक भूकंपीय तरंगों का पता चला, पीजी और एसजी, जो व्यवहार में पी एस से मिलती जुलती थी, परंतु इनकी गति पी और एस से कम थी, अपेक्षाकृत कम थी, या केवल ऊपरी परत के, है ना, ऊपर गमन करती थी। अब देखो, ये वाला क्या है? तो ये वाला भी पी और पीजी के मध्य गति वाला, ये पता चला, और एस और एसजी के मध्य गति वाले तरंगों का पता चला, इनके बीच का। तो हो सकता है कि भविष्य में यहां से सवाल पूछ दिया जाए, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। चलिए, तो यहां से, तो अब देखो, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भूकंपीय तरंगों को किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ, याद करिए। अब देखो, कभी कभी हो सकता है स्टूडेंट्स की रिक्टर स्केल आए, कि रिक्टर स्केल से अब थोड़ा रिक्टर स्केल के बारे में देख लीजिए, है ना। अक्सर अब जैसे ये स्केल, रिक्टर स्केल कैसे होता है? ऐसे होता है ना। और ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, रिक्टर स्केल पे ये पूरा है। यदि भूकंप की उत्पत्ति हुई, मान के चलो कि 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, तो जैसे जैसे अंक में वृद्धि होती है, और इसमें 10 उप अंक होते हैं, इसी में, तभी तो हम कहते हैं कि 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया, 7.2 की तीव्रता से भूकंप आया, तो इसमें उप अंक होते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। अब जैसे देखो, कहा जाता है कि यदि एक अंक बढ़ा तो 32 गुना ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा में जो बढ़ोतरी 32 गुना, जबकि इंटेंसिटी, जो तीव्रता होती है, वो 10 गुना हो जाती है। तो जैसे जैसे अंकों की वृद्धि होती है, तीव्रता 10 गुना वृद्धि होती जाती है, 9 तक आते आते तो सुनामी आ जाएगा। और एक अंक की वृद्धि से अगर हम ऊर्जा देखें तो 32 गुना ऊर्जा हमें देखने को मिलती है, तीव्रता 10 गुना और 32 गुना। तो एक, जैसे मैंने कहा कि 1 की तीव्रता से भूकंप आया, फिर मैंने कहा 2 की तीव्रता से, यानी इसके 10 गुना तीव्रता होगी, और ऊर्जा इसके 32 गुना इसमें ऊर्जा मुक्त। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पूरा का पूरा, है ना, भूकंप। अब एक वीडियोग्राफी के माध्यम से मैं दिखाऊं तो आप देखो, यहाँ पे आप देखो भूकंप आया, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो पी कैसे चली, यहाँ पी पहुंची, फिर एस पहुंची, ऊपर ऊपर एल तरंग पहुंची। आप देखो किस तरीके से होता है, यहाँ पे देख लीजिए,
देखो कैसे, देखो सबसे पहले P वाली आई, फिर यहां पर देख लीजिएगा, फिर दोनों सब मिलके फिर ऊपर ऊपर, यहां पे देखो सबसे P फिर S फिर, चलिए अब आगे देख लीजिए, इस तरीके से होता है। देखो किस तरीके से P वापस आ गई लेकिन लाल वाली बाहर चली गई। अब देखो किस तरीके से, जब फ्रिक्शन होता है तभी घर्षण होगा, और इस तरीके से जब प्लेटें, तो इस तरह से भूकंप आपकी उत्पन्न। अब देखो किस तरीके से, अभी देखना यहां से भूकंप मूल से हुई, अब ये धीरे धीरे ऊर्जा चारों तरफ फैली, और सबसे पहले जहां गई वही आपका एपी सेंटर कहलाता है। तो अब देख सकते हो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।